जब ऐसा यूरोलॉजिस्ट हमारे पास पेशेंट आता है स्पर्म काउंट प्रॉब्लम लेके, लिटरली जीरो स्पर्म होता है, जीरो स्पर्म बन नहीं रहा है, जो प्रोडक्शन फेलियर हो गया है कि जो स्पर्म की जो फैक्ट्री है इसमें प्रॉब्लम टेस्टिस के अंदर है, या तो हार्मोन से, जेनेटिक्स से, कैंसर से। ऑब्स्ट्रक्टिव स्पर्म के अंदर बच्चे हो जाएंगे, कैसे होंगे वो क्वेश्चन है। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपने टेस्टिस चेक कर लिया, एपिडिडमिस चेक कर लिया, वास चेक कर लिया, रुकावट चेक कर ली, उसके बाद फिर हमने इसमें रिवर्सल, VA, IVF, पीसा, क्यूरेट, हार्मोनल थेरेपी है, जेनेटिक ट्रीटमेंट है, वेरिकोसील रिपेयर है, इसके बेसिस पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। और हम करेंगे तो ऑलमोस्ट 90% यस, हमें 90% लोगों के अंदर हमें जो है स्पर्म्स मिल जाएंगे। एजोस्पर्मिया मतलब कि जीरो स्पर्म काउंट। और जीरो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। जीरो स्पर्म काउंट से बहुत लोग परेशान रहते हैं। जीरो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी कंट्री की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इनफर्टिलिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और जैसे मैंने पहले बताया है, इनफर्टिलिटी मतलब कि बच्चे ना होना, इसमें 50% ऑफ टाइम्स मेल्स में प्रॉब्लम होती है, 50% ऑफ टाइम्स फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है। और आज मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा एजोस्पर्मिया के बारे में। तो हमने फिर से अपने चैनल पे डीप एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट की। इसका पहला वीडियो आपने देखा था लास्ट वीक, जिसमें हमने बात की थी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। और आज हम बात करेंगे जीरो स्पर्म काउंट प्रॉब्लम की, एजोस्पर्मिया की। मेरा चैनल शुरुआत में एजुकेशनल था और हमारा टारगेट था कि हम जो लोगों को है अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर पाए, हम लोगों को जो है जो डीप नॉलेज प्रोवाइड कर पाए। और बीच में पिछले साल 2 साल में चैनल थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया और हमने नोटिस किया कि हम ज्यादातर वीडियोस हुक्स के लिए और व्यूज के ब्रांड लगे। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। पर आज टारगेट है कि हम फिर से कोशिश करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अपडेट्स है हमारे एंड्रोलॉजी को लेके, मेंस हेल्थ को लेके, उसके बारे में आपसे बात करते रहेंगे। और आज का टॉपिक हमने चूज किया है एजोस्पर्मिया या जीरो स्पर्म काउंट। तो मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता हूँ। मैं दिल्ली में एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फेलोशिप ट्रेंड डॉक्टर हूँ। और मर्दों की सेक्सुअल बीमारी है, चाहे वो PME है, स्पर्म काउंट है, टेस्टिस है, पेन है, जो भी है, मतलब उनका बेस्ट साइंटिफिक इलाज करता हूँ। और आज का टॉपिक है एजोस्पर्मिया, जीरो स्पर्म काउंट। तो व्हाट इज जीरो स्पर्म काउंट? जीरो स्पर्म काउंट का मतलब होता है कि अगर आपने सीमन एनालिसिस कराया है, आपने जो वीर्य की जांच करी, तो आपकी वीर्य की जांच में जो स्पर्म काउंट है, शुक्राणु है, ये जीरो थे। और भी बेसिक स्टार्ट करें तो शुक्राणु क्या होते हैं? बेसिकली जब आप व्हाइट डिस्चार्ज निकालते हैं या सीमन निकालते हैं मर्दों का, तो जो सीमन है, सीमन के अंदर शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु बेसिकली स्पर्म होता है या गमीट होता है, मेल गमीट होता है, जो जब वाइफ की योनि में जाएगा, जब लेडीज की योनि में जाएगा, योनि में जाके, योनि मतलब वजाना में जाएगा, वहां से जाके यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में वहां पर अंडा होता है फीमेल गमीट। और ये मेल और फीमेल गमीट दोनों आपस में मिलके एक बच्चा बनाते हैं, जाके नई जो पैदावार है, नई पैदाइश है, उसको स्टार्ट करता है। नॉर्मली हमारे अंदर बॉडी में 46 क्रोमोसोम होता है, 23XY। तो जब हम स्पर्म बनते हैं उसमें आधे होते हैं और फीमेल में गमीट में आधे होते हैं। और ये मेल और फीमेल गमीट जब मिलते हैं तो पूरा क्रोमोसोम बनके एक नया बच्चा पैदा होता है। तो जो स्पर्म है वो हमारे वृषण या हमारे टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस मतलब आपकी जो 2 गोटियां है, स्पर्म नॉर्मली उसके अंदर बनते हैं और वहां से ये स्पर्म जो है धीरे धीरे सीमन में आते हैं, तकरीबन 70 से 72 दिन में। और जब आप इजैकुलेट डिस्चार्ज करते हैं तो जो सीमन है उसके अंदर शुक्राणु ट्रैवल करते हैं और अपनी जगह चले जाते हैं। जब हम सीमन का सैंपल लेते हैं, सीमन का सैंपल जब स्पर्म काउंट का उसको डिस्चार्ज करते हैं तो उसका माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं। और चेक करने के टाइम पे जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है, मतलब एक आदमी में कम से कम 15 मिलियन या 1 ml के अंदर तकरीबन 15 मिलियन स्पर्म पर ml होना चाहिए, जो एक नॉर्मल काउंट है। पर किसी लोगों में लिटरली जीरो स्पर्म होता है, 0%। कितने लोगों में? तो 1% ऑफ मेन फेस दिस कंडीशन, मतलब कि 1% आदमी जो है वर्ल्ड में, अगर सपोज 100 आदमी की लिस्ट लगाए तो 1% आदमी के अंदर जब हम सीमन चेक करते हैं उनका, तो उसके अंदर जीरो स्पर्म मिलता है। तो डेफिनेशन में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म एंड इजैकुलेट, मतलब कि जब आप सीमन चेक कर रहे हो तो उसके अंदर बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है। और नॉर्मली जब हम सीमन में जीरो स्पर्म की रिपोर्ट देते हैं तो हम मरीजों में हमेशा 2 बार, यस 2 टाइम्स चेक करते हैं। एक बार सीमन चेक कराया, जीरो आया, तो एक बार में नहीं करते, कई बार रिपोर्ट गलत होती है, स्पर्म बहुत लो होता है, कई बार एक स्पर्म, मतलब इस सीवियर ओलिगोस्पर्मिया और जीरो स्पर्म में जीरो। तो हमेशा हम 3 बार कहते हैं, पर 2 बार मिनिमम कंफर्म करने के बाद, चाहे सेम लैब में हो चाहे दोनों लैब में हो, 3 दिन के गैप के बाद 2 बार कंफर्म करने के बाद ह्यूमन एनालिसिस में जीरो स्पर्म दिख रहे हैं, तभी हम उसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो डेफिनेशन हो गई 10 to 15% ऑफ इनफर्टाइल मेल्स। तो ये परसेंट अलग अलग क्यों है? तो 1% ऑफ टोटल मेल्स, मतलब कि अगर आप 100 मेल से बात करो तो 1% के अंदर जीरो स्पर्म मिलेंगे। और अगर आप इनफर्टाइल वालों की बात करो, उन मेल्स की बात करो कि जिन मेल्स में प्रॉब्लम है, तो उसमें 15% तो एजोस्पर्मिया प्रॉब्लम मिलेगी, जीरो स्पर्म प्रॉब्लम मिलेगी। और इसके अंदर 2 अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक होता है, आप देखिए टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म बना, ये स्पर्म जो है 72 दिन के अंदर धीरे धीरे जाके साइकिल में आता है, साइकिल प्रोस्टेट का ग्रंथि होता है। जब इजैकुलेट करते हो तो
ये स्पर्म जो है ये बाहर निकलता है। अगर इसके रास्ते में हमने कहीं पर इसके रास्ते में सपोज कहीं पर ब्लॉकेज है तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। और दूसरा होता है कि ब्लॉकेज नहीं है, टेस्टिस में ही स्पर्म नहीं बन रहा, मतलब जो स्पर्म है जो बाहर नहीं आ रहा है और वो जो स्पर्म है वो इजैकुलेट नहीं हो रहा है और इस कारण से ही मतलब स्पर्म एक तो है बाहर नहीं आ रहा, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रास्ता जो ब्लॉक है इसको ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। और दूसरा होता है कि स्पर्म बन नहीं रहा है, जो प्रोडक्शन फेलियर हो गया है, कि जो स्पर्म की जो फैक्ट्री है, जो स्पर्म टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो है वो स्पर्म नहीं बन रहा और इस कारण से इस स्पर्म है। तो दोनों अलग अलग कंडीशंस होती है। तो जब ऐसा यूरोलॉजिस्ट हमारे पेशेंट आता है स्पर्म काउंट प्रॉब्लम लेके, तो हमें ये दोनों कंडीशंस के बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, मतलब कि टेस्टिस में नॉर्मल स्पर्म बन रहा है, प्रॉब्लम फिजिकल है, जो नस है स्पर्म की या तो वो ब्लॉक हो गई है, जो नस है स्पर्म की वो कट गई है, या जब जो टेस्टिस है, जो नॉर्मली क्या है, जो स्पर्म है वो टेस्टिस से जाता है एपिडिडिमिस में तो ट्रैवल करता है। कई बार इस लेवल ब्लॉकेज होती है, इसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉकेज, जिसको माइक्रोस्कोप से ठीक करना पड़ता है। और कई बार क्या है, नस खराब होती है, या कई बार जो ये नस स्पॉटिक रास्ते के पीछे जो सर्वाइकल साइकिल है वहां ज्वाइंट होता है, वहां ब्लॉक होती है, वहां सिस्ट होता है या वहां ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसको हम एजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव दो टाइप का होता है, कि टेस्टिस के लेवल पे है या रेपिटेटिव लेवल पे है। एंड इसके अंदर नॉर्मली ट्रीटेबल ये इन द सेंस कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के अंदर बच्चे हो जाएंगे। कैसे होंगे वो क्वेश्चन है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो हम उसको बाईपास कर सकते हैं, उसको सर्जरी बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन को खोल सकते हैं, जिसको हम ट्यूरेट बोलते हैं। या हम जो टेस्टिस है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो टेस्टिस में नॉर्मली स्पर्म होते हैं, स्पर्म अच्छे खासे होते हैं, तो हम टेस्टिस में से टीसा करके, मतलब सुई डाल के, जो है हेल्दी स्पर्म है इसको लेके और आईवीएफ के माध्यम से उस स्पर्म को एग्स में फ्यूज करके बच्चा कर सकते हैं। ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन खराब हो गई है, जो टेस्टिस है इसके अंदर स्पर्म नहीं बन रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम टेस्टिस के अंदर है, या तो हार्मोन से, जेनेटिक से, कैंसर से, ट्रॉमा से, दवाइयों से टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने बंद हो गए। और इसके अंदर प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें पहले हमें कॉज ढूंढना है, स्पर्म इजिली मिलेंगे नहीं, और स्पर्म मिलेंगे तो हेल्दी नहीं होंगे, और इसलिए इसमें दवाइयां भी सुननी पड़ सकती है, माइक्रो टेस्ट भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की प्रॉब्लम क्या है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मतलब फैक्ट्री चालू है, पाइप बंद है, आपके घर का पीछे से फैक्ट्री से माल आ रहा है, बीच में पाइप बंद हो गई है। तो नॉर्मली टेस्टिस में आप देखेंगे स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ये दिखा रखे हैं, ट्यूब्यूल्स में बिलियन स्पर्म बनते हैं। ये जो स्पर्म्स है, ये एरो गलत बनाया हुआ है, ये नॉर्मली एरो उल्टा होना चाहिए। तो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म जाते हैं एपिडिडिमिस के हेड में, वहां से स्पर्म ट्रैवल करते हैं नीचे, फिर ये आते हैं वास में, फिर वास से स्पर्म जो है वो जाते हैं आगे। अगर ये जो रास्ता है, ये स्पर्म जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए, ये स्पर्म का रास्ता हो सकता है कि यहाँ ब्लॉक हो जाए, इसको बोलते हैं माइक्रो डैमेज, ठीक है, कि यहाँ से स्पर्म नहीं आ रहा, उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ से बाईपास करके यहाँ ज्वाइन करना पड़ता है। कई बार ब्लॉकेज यहाँ होता है, जैसे टीबी के केसेस में, माइक्रो जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स है उनमें ब्लॉकेज यहाँ हो जाता है। कई बार जो वास है वो कट जाती है, नसबंदी में तो हम काटते हैं, अदरवाइज कई बार नेचुरली भी वास नहीं बनती है, या जहाँ ये टेस्टिस जाके जुड़ रहा है प्रोस्टेट में, वहां भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो जब हम उसके अंदर हम टीसा करते हैं, टेस्टिस में देखते हैं, तो स्पर्म खूब मिलते हैं, हमें हेल्दी अच्छे बढ़िया स्पर्म मिलते हैं, पर ये स्पर्म को रास्ता जाने के लिए है ही नहीं, तो इस कारण से नेचुरल बच्चे नहीं हो पाते। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले कि जब हम इसमें सीमन एनालिसिस करते हैं, सीमन एनालिसिस के अंदर हमको स्पर्म काउंट 0 मिलता है। अब इसके अंदर भी दो डिफरेंट है, एक होता है कि नॉर्मोवोलेमिक सीमन, मतलब जिसके अंदर सीमन का वॉल्यूम नॉर्मल है, 3-4-5 ml निकल रहा है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट है और स्पर्म नहीं है। इस केस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ होता है, मतलब टेस्टिस हेड पे या वास के लेवल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और एक होता है लो वॉल्यूम इजैकुलेट, जिसमें इजैकुलेट बहुत कम आता है, एसिडिक होता है, फ्रुक्टोज नेगेटिव होता है। इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये होता है प्रोस्टेट के सर्वाइकल साइकिल इजैकुलेटरी डक्ट के लेवल पे, जहाँ पर सिस्ट है या रुकावट है, उसके अंदर ट्यूरेट करते हैं, उसमें हम दूरबीन डाल के रास्ते को खोलते हैं, और अगर यहाँ पर रुकावट है या वास में रुकावट है, तो इसके अंदर जो वेजल अनास्टोमोसिस है या वेजो एपिडिडिमल अनास्टोमोसिस है, वो करके हम स्पर्म को जो है रिट्रीव कर सकते हैं। तो की डिफरेंस ऑब्स्ट्रक्टिव में कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया अगर आपको है, अगर आपके हस्बैंड को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, तो स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है, बाहर नहीं आ रहे हैं, और इसमें हम सर्जरी करके रास्ता खोल सकते हैं या स्पर्म को रिट्रीव कर सकते हैं। ब्लॉकेज के कॉमन कारण, तो ब्लॉकेज के कॉमन कारण में एक तो है वसेक्टमी। वसेक्टमी मतलब कि जो वसेक्टमी है, वसेक्टमी मतलब कि आपने सर्जरी कर ली। बहुत लोगों में नसबंदी के टाइम पे हम ये जो नस है इसको काट देते हैं, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, तो इस कारण से जो है वो स्पर्म आ नहीं पाता। इन्फेक्शन, सबसे कॉमन इन्फेक्शन एपिडिडिमाइटिस हो गया, ठीक है, मम्स हो गया। ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, ये पूरा का पूरा जो है स्कार हो गया, स्कारिंग हो गई। तो टीबी सबसे कॉमन हमारे देश के अंदर, और भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, एपिडिमाइटिस भी हो सकता है। एपिडिमाइटिस के अंदर ये रास्ता स्कार हो गया। फिर कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, सीबीएवीडी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि जो ये नस है ये बनती नहीं है, जो ये टेस्टिस बनता है, सॉरी इसमें दिखाया है टेस्टिस बनता है,
टेस्टिस इज देयर, पर इसकी जो नस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नस ही गायब होती है, ये बनती नहीं है। ये बचपने में पेट से होता है, इसमें CFTR जीन म्यूटेशन होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन बोलते हैं, अब चेक कराते हैं पेशेंट्स का, इसमें नस बनती नहीं है। और फिर सर्जिकल ट्रॉमा, इंजरी, और इसमें जो कॉमन कॉजेज नहीं दिए है उसमें एक कॉज है ये प्रोस्टेटिक सिस्ट। प्रोस्टेटिक सिस्ट मतलब कि प्रोस्टेट में सिस्ट है जो रुकावट कर रहा है, सेमिनल वेसिकल्स प्रॉपर्ली बने नहीं है, सेमिनल वेसिकल्स में डायलेटेशन है, जो जैकुलेटरी डक्ट है वो ब्लॉकेज है, वो लो फ्रुक्टोज वाली एज़ोस्पर्मिया में वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ऑन द अदर हैंड अब बात करेंगे हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया मतलब कि फैक्ट्री खराब हो गई है, रास्ता सारा ठीक है, हमारा पूरा का पूरा ये है, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म को ट्रांसपोर्ट पाथवे ओपन है, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म फेल हो गया है, टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहा है। जब इसके अंदर हम मैग्निफिकेशन या एफएनसी करते हैं या बायोप्सी करते हैं, हम देखेंगे कि जो टेस्टिस के अंदर हमें जो है स्पर्म्स मिलते ही नहीं है, जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स है, सेल सारे एम्प्टी मिलते हैं, उसको SCOS बोलते हैं, सटोली सेलुलरी सिंड्रोम। और ये स्पर्म इमेच्योर होते हैं या इन स्पर्म्स के अंदर कुछ होता ही नहीं है, डेड स्पर्म्स होते हैं या नॉन एक्सटिंक्ट स्पर्म्स होते हैं, और इसके अंदर हमें स्पर्म नहीं है तो इसके अंदर स्पर्म बनाने पड़ेंगे। डायग्नोसिस कैसे होता है? FSH हार्मोन से, FSH बढ़ा हुआ मिलता है, टेस्टिस साइज कम मिलता है, जेनेटिक टेस्ट में मोबिलिटी मिलती है, बायोप्सी में हमें स्पर्म नहीं दिखता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अगर एज़ोस्पर्मिया है तो जो आपका डॉक्टर है वो ऑब्स्ट्रक्शन और नॉन ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंस जो है वो जांचें और डिफरेंस है वो पता करें। बिकॉज अगर आप बिना डिफरेंस के सिर्फ दवाइयां खा रहे हैं, अगर आपने डायग्नोसिस नहीं बनाया है अपना रुकावट का या नॉन रुकावट का, तो फिर आप बेसिकली इलाज कैसे होगा जब आपका डायग्नोसिस ही नहीं बना है। और फिर अगेन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के सबसे कॉमन कॉजेज जिसमें बताता हूँ बार बार की, एक तो वेरिकोसील है, वेरिकोसील नसों की सूजन, उसकी बहुत अलग बात है। तो एक बहुत कॉमन पेशेंट्स है जिनमें स्पर्म काउंट लो हुआ, लो होते 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 खत्म हो गया, टेस्टिस खराब हुए, छोटे छोटे खत्म हो गए। तो वेरिकोसील एक बहुत कॉमन कॉज है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्पर्मिया का। वेरिकोसील से स्पर्म काउंट जीरो होते हैं, ओवर टाइम होते हैं, टेस्टिस छोटे हो जाते हैं। तो वेरिकोसील इज अगेन वेरी कॉमन कॉज। तो ये है। फिर मेडिकेशंस, कीमोथेरेपी हुई है, रेडिएशन थेरेपी हुई है, कई बार जो स्किन की ट्रीटमेंट्स होती है, पुआ होती है, इनसे होती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो लोग जिम में लगाते हैं, तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, इन सबसे टेस्ट खराब हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, अगेन प्राइमरी और सेकेंडरी जो हाइपोगोनाइडिज्म होता है कि टेस्टोस्टेरोन पूरा नहीं बन रहा है, एडेनोमा बन गया है पिट्यूटरी में, प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हो गया है, थायराइड के डिसऑर्डर्स है, इन सब के अंदर भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्पर्मिया होता है। और जेनेटिक कॉज है, जेनेटिक कॉज मतलब जिनके अंदर जीन्स या जो क्रोमोसोम वो खराब है। सबसे कॉमन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, इसको 47XXY बोलते हैं। फिर एक होता है वाई क्रोमोसोमल माइक्रोडिलीशन, सबसे कॉमन, हम बहुत पेशेंट में चेक कराते हैं, जो क्रोमोसोम है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होता है XY, और वाई क्रोमोसोम बताता है कि स्पर्म बनेगा नहीं बनेगा। उसमें रीजन होता है, उसको बोलते हैं AZF रीजन, एज़ोस्पर्मिया फैक्टर, और इसमें ABCD होता है। अगर इनमें कोई जीन खराब है तो भी जो है स्पर्म नहीं बनते। और फिर CFTR में रुकावट भी होती है, पर CFTR म्यूटेशन के साथ में स्पर्म प्रोडक्शन भी हैम्पर्ड हो सकती है। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया भी कोई एक सिंगल केस नहीं है। तो जब हमारा पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरा स्पर्म जीरो है, मेरा इलाज कर दो, तो हम उसको IVF के लिए नहीं बोलते, हम पहले उसमें कॉज ढूंढते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिकोसील ट्रीटेबल है, मेडिकेशन वाला ट्रीटेबल है, हार्मोन वाला ट्रीटेबल है, जेनेटिक के अंदर भी माइक्रोटेस्ट में हम स्पर्म ढूंढ सकते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव वो तो ट्रीटेबल है ही। और समझिए कि सिर्फ कुछ कंडीशंस है जिसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वो है जेनेटिक के कुछ कंडीशंस। अदरवाइज मोस्ट कंडीशंस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो एज़ोस्पर्मिया पेशेंट्स के अंदर भी स्पर्म मिल सकता है। नेचुरल प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल है, वो हो सकती है। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट्स का कि सर हमारे को एज़ोस्पर्मिया है, तो एज अ लेमैन, एज अ पेशेंट मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँ कि मुझे कौन से वाला है। बहुत ईजी नहीं है, इसके अंदर ही बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, पर मोटा मोटा बता दूं। सबसे पहले प्रॉब्लम की लोकेशन, ऑब्स्ट्रक्शन में लोकेशन कहाँ है, ट्रांसपोर्ट पाथवे में, और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में कहाँ है, टेस्टिस आपका खराब हो गया, टेस्टिस आपका नहीं काम कर रहा है। टेस्टिकुलर साइज जो ऑब्स्ट्रक्शन वाले केसेस होगा उसमें नॉर्मल मिलेगा, उसमें टेस्टिकुलर साइज जो एक नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल साइज में एपिडिडिमिस बना होगा, टेस्टिस गोल होगा, प्रॉपर साइज का होगा। जो आपके नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें टेस्टिस खराब होगा, नॉर्मली टेस्टिस जो है वो स्मॉल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, एपिडेमिस फील नहीं होगा, बहुत टर्गेट नहीं होगा। फिर FSH, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, FSH मार्कर होता है कि भाई टेस्टिस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो FSH लेवल्स जो नॉर्मली लेस देन 9 लिखा है इसमें, पर लेस देन 9 में हमें पता होता है कि हाँ 10 से नीचे है तो स्पर्म मिलने के चांसेस है, और आइडियली लेस देन 5 होने चाहिए, 3, 4, 2 की रेंज में है तो वी आर वेरी श्योर कि स्पर्म मिलेगा। और फिर मोर देन 9 है, अगर मोर देन 10 है तो स्पर्म मिलने के चांसेस कम है, मोर देन 20 है तो बहुत ही कम है, और मोर देन 30 है तो डेफिनेटली है कि भाई ये स्पर्म जो है वो हमारे को नहीं मिलने वाला। और फिर इसी से होता है स्पर्म रिट्रीवल सक्सेस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मली वेरी हाई, इसलिए जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाले पेशेंट्स है वो चिंता मत करो। अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन में हो, FSH ठीक है, टेस्टिस साइज ठीक है, तो आपका बच्चे होने का चांस ऑलमोस्ट 100% है, क्योंकि आपके स्पर्म मिलेंगे और आपके स्पर्म टेस्टिस के अंदर बहुत हेल्दी होते हैं। IVF का सक्सेस रेट बहुत 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 हाई होता है।
और अगर आप नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में हो, आपको कीमोथेरेपी, इन्फेक्शन, बीमारियों से प्रॉब्लम आई है, तो इन केसेस के अंदर डेफिनेटली आपको जो है मतलब प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसका प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। तो अब ये लेक्चर ऐसे ख़त्म कर देना चाहिए, पर अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो एक कुछ बोनस स्लाइड्स है। तो बोनस स्लाइड्स ये है कि डायग्नोस्टिक वर्कअप ऑफ एजोस्पर्मिया, कि अगर आपको एजोस्पर्मिया है तो एज अ डॉक्टर मैं आपके क्या क्या टेस्ट रन करूंगा। सबसे पहला टेस्ट सीमन एनालिसिस है। सीमन ऑब्वियसली कैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं, मेरा एक अलग वीडियो है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद अगर हमें स्पर्म नहीं मिले नॉर्मल में, तो सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ज़रूरी है। तो कई लैब्स में क्या होता है कि आपको जीरो स्पर्म की रिपोर्ट बिना इस टेस्ट के दे देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके टेस्ट स्पर्म सीमन सैंपल में हमने स्पर्म चेक किया तो हम सिर्फ एक बूंद चेक कर रहे हैं। कई बार क्या है कि पूरे सीमन सैंपल में कहीं पर स्पर्म हो सकता है। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करके सारे स्पर्म को नीचे नहीं बिठाएंगे और जो उसका जो कंडेंसेट है या जो उसका जो पैलेट है उसको एग्जामिन नहीं करेंगे, तो हम स्पर्म मिस कर जाएंगे। क्योंकि एक सिंगल स्पर्म भी आपका डायग्नोसिस चेंज कर देता है। एक सिंगल स्पर्म भी अगर आपको मिल गया तो वो एक सिंगल स्पर्म भी जो है वो आपका कंप्लीटली जो है रिजल्ट चेंज कर देगा। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप इन एंजियोस्पर्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे सेंटर पे एडवांस्ड सीमन एनालिसिस में हम हमेशा सेंट्रीफ्यूगेशन करके एक भी स्पर्म होगा तो आपको ढूंढ के दे देंगे। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद भी हमारा स्पर्म नहीं मिला, जीरो स्पर्म डिटेक्टेड है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ एजोस्पर्मिया है, और हम उसको फिर सेकंड सैंपल के साथ हमेशा कंफर्म करेंगे। तो एजोस्पर्मिया डायग्नोज करने से पहले 2 सीमन सैंपल सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ प्रॉपर लैब से होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये जो जेंटलमैन है इसको एजोस्पर्मिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें फिर करना डिफरेंशिएट कि भाई ये ऑब्स्ट्रक्टिव है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। उसके लिए बेसिक टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट एफएसएच, जिसकी मैंने पहले ही बात की थी कि हम एफएसएच कराते हैं, एलएच कराते हैं। दोनों नॉर्मल मिलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन में। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर एफएसएच भी बड़ा मिलेगा, एलएच भी बड़ा मिलेगा। वाई? बिकॉज हमारे दोनों सेल्स है वो ब्लैंक आउट होते हैं, सेल्स में स्पर्म नहीं बन रहे, तो ये एलिवेटेड मिलेंगे। तो एलिवेटेड एफएसएच है तो चांसेस है कि आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। फ्रुक्टोज ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है। एफएसएच और एलएच के लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और ये हो गया हार्मोन टेस्टिंग। तो हार्मोन टेस्टिंग, तो इन दोनों टेस्ट के बेसिस पे आपने सीमन टेस्ट करा लिया, आपने हार्मोन टेस्ट करा लिया, फिर आपने फिजिकली एग्जामिन कर लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया। आपने देखा कि भाई टेस्टिस साइज देख लिया, टेस्टिस में इन्फेक्शन वो सूजन देख ली। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपने टेस्टिस चेक कर लिया, एपिडिडमिस चेक कर लिया, वास चेक कर लिया, रुकावट चेक कर ली। उसके बाद फिर हमने डिवाइड कर लिया, एफएसएच नॉर्मल है, टेस्टिस साइज नॉर्मल है, एग्जामिनेशन पे नॉर्मल है, ये सारे पेशेंट्स जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। इसमें रिवर्सल, वीए, आईवीएफ, पीसा, ट्यूरेड, इन सब तरह से हम लोग स्पर्म से ट्रीटमेंट करेंगे। एफएसएच बढ़ा हुआ है, टेस्टिस साइज छोटा है, अल्ट्रासाउंड पे टेस्टिस कम है, उसके बाद वेरिकोसील मिला जो भी मिला उसके हिसाब से माइक्रो टेसे है, हार्मोनल थेरेपी है, जेनेटिक ट्रीटमेंट है या वेरिकोसील रिपेयर है। इसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। और हम करेंगे तो ऑलमोस्ट 90%, यस 90% लोगों के अंदर हमें 90% लोगों के अंदर हमें जो है स्पर्म्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया आज का लेक्चर एजोस्पर्मिया पे। लंबा है, बोरिंग है, मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं देखने वाले, पर व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने रियलाइज़ किया कि आज भी बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो इंडिया भर से मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे वीडियोस में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, जो मेरे वीडियोस में आंसर्स ढूंढ रहे हैं, जो मुझे इसलिए सब्सक्राइब किया था आपने कि मैंने आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को ईजी बनाया था आपके लिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप व्यूज़ आए या व्यूज़ ना आए, हम अगले कुछ टाइम तक सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आप अगर किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं और आप अपनी प्रॉब्लम का एक अच्छा इलाज ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानकारी मिले कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। वो प्रॉब्लम के बारे में जो डिफरेंट मेडिकल साइंटिफिक टर्म्स है, आपको उसका हमें जानकारी मिले, ताकि आप अपने लिए अच्छा इलाज ढूंढ पाए। आज हमने कवर किया एजोस्पर्मिया, ऐसे ही हम एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट भी कवर करेंगे, हम ओलिगोस्पर्मिया कवर करेंगे, हम स्पर्म काउंट कवर करेंगे, सीमन एनालिसिस कवर करेंगे। तो मैं व्यू वाले वीडियो बनाता रहूँगा, पर मैं ये वाले अच्छे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस, एजुकेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाऊंगा। मुझे समर्थन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ताकि मेरे को बनाने का मन करे, थम्स अप देने के लिए इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को टैग कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।